नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जो गुटबंदी है वो अपने चरम पे है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है शायद से कि छोटे दलों को बड़े दलों ने साइड करना शुरू कर दिया है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। इसमें जो है छोटे दलों को वो अब तरजीह नहीं दी जा रही है जो पहले के चुनाव में दिया जाता था। इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें कि इससे जो है बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा और क्या इसके मायने हैं, इन सभी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं रंजीत झा जी। इनसे हम बात करेंगे। सर, बिहार की राजनीति में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि छोटे दलों को तरजीह नहीं दी जा रही है। क्या आप भविष्य देख रहे हैं क्या कि छोटे दल जो हैं वो जो जिनके हित के लिए आते थे, बनते थे, वो पूरा ना करके ब्लैकमेलिंग करते हैं या अपनी केवल जीविका चलाते हैं उसके माध्यम से? बिहार में छोटे दलों की अगर बात कर लें तो कई ऐसे दल हैं जो अचानक से पार्टी बनाने के बाद फिर किसी से गठबंधन करना चाहते हैं, फिर अधिक से अधिक सीटों पर दावेदारी पेश करते हैं। उनका दावा होता है कि हम इतनी सीट जीत जाएंगे। तो इसमें क्या है, ये एक प्रयोग के तौर पे देखा गया था शुरुआत से कि छोटे दलों का महत्व रहा। अगर छोटे दलों का महत्व था तभी भाजपा और कांग्रेस के अलावा जदयू और राजद जैसी पार्टियाँ जो है धीरे धीरे बड़े स्वरूप में आई और बिहार में एक अमुक स्थान है इन दोनों दलों का। लेकिन इसके अलावा हर एक पार्टियों से टूट करके, अगर उपेंद्र कुशवाहा टूट करके रालोसपा बना लेते हैं, मुकेश सहनी वीआईपी बना लेते हैं, जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बना लेते हैं, तो ये तमाम दल ऐसे हैं जो बस कहीं ना कहीं चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं किसी दलों के साथ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ये अपने दलों का निर्माण कर लेते हैं। कारण क्या है, आप देखेंगे बड़ी पार्टियां बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करती हैं चीज़ों को। तो ऑब्जर्व ये होता है कि पिछले कई चुनाव में आप देख लें, जीतन राम मांझी की पार्टी हो या रालोसपा जैसी पार्टियाँ हैं, वो मोदी लहर में जीत आए लेकिन अगले बार अलग हुए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। उसके बाद इनके पार्टियों में बात बात पे टूट हो जाना, इन लोगों का क्रेडिबल नहीं होना कि कब किसके साथ हैं, आपकी विचारधारा है ही नहीं। आप आज जिसके साथ हैं कल किसके साथ होंगे इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो ये चीज़ें जो है सभी दलों को, बड़े दलों को परेशान करती रही हैं बिहार में। तो इस बार शायद ऊपर से ही इन लोगों ने एक नोटिस किया कि इन दलों से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा इन्हें फ़ायदा मिल जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अब जगह देना और तरजीह देना कम कर दिया। अब देखिए बड़ी सभा में मुकेश सहनी के सीटों की संख्या ही नहीं बताई जाती है। उन्हें कहा कि हम अपने कोटे से कुछ दे देंगे, वो भड़क जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही आभास हो चुका था कि हमारी पूछ वहाँ खत्म हो चुकी है। ऐसा लगा कि वो एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए ने भी उन्हें कोई भाव नहीं दिया, तो वो अलग से गठबंधन बना लिए। तो ये गठबंधन बनाने का सिलसिला जो है अब शायद लगता है बिहार में ये धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि एक बड़ी पार्टियों का अस्तित्व जो है वो मजबूत करने के लिए ये छोटे दल जो है भले ही गठबंधन में साथ देते थे, लेकिन अब उनके रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बड़े दल भी यही सोचते हैं कि क्यों ना हम अपनी ताकत बढ़ाएं, छोटे दलों को साइड रखने में भला ये कितना वोट काट लेंगे। अब उस एक पार्टी का एक ही चेहरा ऐसा होता है जो वोट पे असर डाल सकता है, लेकिन उसके बाकी कैंडिडेट भी वोट पे असर डालेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, उनसे फ़ायदा है कि अगर जदयू के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, तो आपको वहाँ फ़ायदा मिल सकता है, कुछ वोट इधर से उधर हो सकता है। लेकिन एक अकेले दम पे चाहे कुशवाहा हो, चाहे मांझी हो, चाहे मुकेश सहनी हो, ये अपने हिस्से का कुछ वोट काट सकते हैं, चाहे पप्पू यादव भी क्यों ना हो। बाकी दलों को यही मुश्किलें हैं कि ये इनके जो अन्य कैंडिडेट खड़े होते हैं सिर्फ स्वार्थ सिद्धि वाली बात होती है कि अगर आप तो जानते हैं कि टिकटों में क्या खेल होता है और खिलवाड़ किया जाता है, ये भी कह सकते हैं। तो इन सब दलों का यही है। अच्छा, एक और दल है एनडीए में लोजपा। आपने देखा होगा कि परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सामने हम अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इसका कितना जो फ़ायदा जो है किसे पहुंचेगा, नुकसान किसे पहुंचेगा, जरा इसके बारे में सर बताते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत गौर करने वाली बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान अभी 2005 के फॉर्मूले पे चल रहे हैं, जो पहले चलता था कि यूपीए में हैं तो राजद के खिलाफ भी लोजपा ने कैंडिडेट उतारे थे, तब रामविलास पासवान का नेतृत्व था, अब चिराग पासवान का नेतृत्व है। तो नेतृत्व देखिए क्या अंदाज था, प्रेस रिलीज जो उनका जारी हुआ, उन्होंने कहा कि भाजपा को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हमारी जो है जितने भी जीतेंगे हम भाजपा को मजबूत करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ हमारा जो है तालमेल नहीं बन रहा था। हमने जो विज़न तैयार किया वो विज़न जो है उस अनुकूल था ही नहीं। तो नीतीश कुमार उस विज़न को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लोजपा ने यह कह दिया कि हम जदयू के खिलाफ उतारेंगे। तो जदयू के सीट पर ही लोजपा अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जीत की गारंटी है नहीं। जितने जीते 10-15 जो इनका अपना जनाधार है
वो अगर जीत लें तो जीत लें, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद यहाँ स्पष्ट हो जाता है, बीजेपी की खामोशी। ये क्या, बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं कहा, लोजपा ने क्या किया क्या नहीं किया, तो बीजेपी की खामोशी और लोजपा का 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारना, खास करके 122 सीटों की जो चर्चा है जदयू की, उस पर उम्मीदवारों को उतारना, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है कि आप वोट कितना काट सकते हैं। वोट काट दीजिए, नीतीश कुमार परेशान होंगे, उनके सीटों की संख्या कम हो सकती है, भाजपा बड़ा भाई बन के उभर सकता है, या लोजपा कहीं ना कहीं अगर बाद में से कुछ हो गया तो किंग मेकर की भूमिका कह सकते हैं, उसमें आ जाते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए राहें इतनी कटीली हो जाएंगी, इतने कांटे वाली हो जाएंगी, जिन पर चलना मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फेस जो कहे जा रहे हैं कि नेतृत्व उनका है, तो भाजपा भी पलटी मार सकती है, लोजपा को आगे किया जा सकता है, या भाजपा से कोई चेहरा सामने आ सकता है। तो ये देखें तो पूर्ण रूप से जो नुकसान है वो नीतीश कुमार को होने जा रहा है लोजपा के कदम से। लेकिन अगर आप वहीं महागठबंधन के स्वरूप की अगर बात कर लेते हैं, अगर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष प्लस सीएम फेस महागठबंधन की ओर से हम कह लें, तो इन्होंने क्या किया कि पारंपरिक पार्टियों को तरजीह दिया तेजस्वी ने, और खुद के लिए अकेले चलने की राह भी तैयार की है। आप वो पोस्टर उनका देख लें, अकेले खड़े हो गए हैं, और साथ में कौन है, तो कांग्रेस 70+1, और इसके बाद जो वाम दलों की पार्टियां हैं 29 सीटें उनको गई हैं। तो इन्होंने बाकी दलों को तरजीह देना खत्म कर दिया। इन्हें भी यही लगा कि ये दल सिर्फ हमारी बनाई मलाई को खाना चाहते हैं, वो अपने एंड से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि हमारे दलों को फ़ायदा हो, तो इन्होंने इन लोगों को साइड कर दिया। लेकिन एक संदेश थोड़ा बहुत जाता है क्षेत्रों में कि इन्होंने मल्लाह के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कुशवाहा के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने मुसहर के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें, 3-4 ऐसे नाम हैं, इंडिविजुअल अपने आप में बड़े नाम हैं, लेकिन उनकी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है कि मार्केट में यह संदेश जाना, जनता के बीच ये संदेश जाना कि तेजस्वी यादव ने यह कदम उठाए हैं। तो जनता के बीच में थोड़ा बहुत असर पड़ेगा तेजस्वी यादव पर भी, लेकिन तेजस्वी यादव एक चेहरे के रूप में उभर कर आएंगे, ये अब हमको मुश्किल इसलिए लग रहा है। और एनडीए में भी जो ये बातें हो रही हैं कि लोजपा सामने आ जाएंगी, भाजपा आएंगी, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, लोजपा का समर्थन रहेगा, नीतीश कुमार परेशान होंगे। और जो कांग्रेस को 70+1 देने का जो फैसला हुआ, वहाँ पे तेजस्वी यादव मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो अस्तित्व आया वह समीकरण कुछ और था 2015 वाला। तो अगर लगता है कि कांग्रेस अस्तित्व में आ सकती है, ये कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स थी जो अधिक सीटें मिल गई, तो अगर ये नतीजे में तब्दील नहीं होता है और तेजस्वी यादव को रालोसपा, मुकेश सहनी के वीआईपी और मांझी का नुकसान अगर उठाना पड़ जाता है, प्लस एक और एक्सपेरिमेंट तेजस्वी यादव का जो रहा सबर्न एक्सपेरिमेंट, इनसे कहा जाता है कि मुस्लिम यादव का समीकरण भी इनका गड़बड़ होने वाला है। तो अगर ये लोग नाराज़ हो जाते हैं तो कुल मिलाकर हर तबका कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो है नाराज़ हो जाएगा, जिसका तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर असर पड़ेगा। इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव को सीटें कमा सकती हैं, या फिर जनता भरोसा नहीं जताए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मैदान में जाते हैं तो नारा ये जरूर लग जाता है तेजस्वी यादव चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन फिर जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो फिर इनके पिछले इतिहास को देखा जाने लगता है, फिर देखा जाने लगता है कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे कितने हैं। तो उस कंडीशन में अगर चिराग पासवान से तुलना की जाती है तो एक दलित नेता वहाँ सामने दिख जाता है, एक पढ़ा लिखा नेता सामने दिख जाता है। तो दोनों कंडीशन में देखा जाए तो नुकसान तेजस्वी यादव को भी है, नुकसान नीतीश कुमार को भी है। तेजस्वी यादव को इन द सेंस में कोई वोट काटेगा नहीं काटेगा ये अलग बात है, लेकिन कटेगा तो जरूर, क्योंकि ये सारे उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं, अलग से जो पूरा दल बना है, चाहे आप पप्पू यादव वाला कर लें, यशवंत सिन्हा के जो छोटे छोटे जो दल जुड़े हैं, ये सारे दल खड़े होंगे, कुछ ना कुछ वोट काटेंगे। ये सारे वैसे दल थे जो महागठबंधन में थे, तो तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे, स्वाभाविक तौर पर सेंध लगाएंगे। तो नुकसान तेजस्वी यादव को भी है, नुकसान नीतीश कुमार को भी है। अब देखना है कि इसी में से कौन बहुमत वाली पार्टी आती है या हंग गवर्नमेंट हो जाता है, स्पष्ट बहुमत किसको आएगा। तो सर ये एक चीज़ आ रही है, बातें जो कि खुल के सामने आ रही है कि बीजेपी जो है अपना बिहार में एक काफ़ी गुप्त रूप से अपने मिशन पे चल रही है। जैसे कि आपने लोजपा को उन्होंने नीतीश के खिलाफ कर दिया, वीआईपी जो है महागठबंधन के खिलाफ है, जो ओवैसी की पार्टी है वो भी कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। पप्पू यादव पर भी ये प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि ये जाने अनजाने में बीजेपी को ही मदद करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ये प्लानिंग के तहत बिहार के तख्त पर अपना काबिज होने के लिए ये सब कर रही है, या फिर ये
अपने आप हो रहा है बिहार की राजनीति में? ऐसी चर्चा तो होती है कि भाजपा जो है अपना वर्चस्व बिहार में चाहती है, और भाजपा के नेता कई दफ़े यह बात बोल भी चुके हैं कि 15 सालों में सीएम नीतीश के पास सत्ता रही, तो अब समय आ चुका है कि यह सत्ता जो है भाजपा केंद्रित हो, भाजपा का नेतृत्व सामने आए। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग को फेल करने के लिए यह संभव है कि ऐसे दलों को वो खड़े होते हैं, तब इंटेंशनली खड़े होते हैं या फिर उन्हें खड़ा किया जाता है। ये सारी चीज़ें तो ये चर्चा का विषय हो सकता है, अंदर क्या पकता है, लेकिन जो अंदाज़ा लगाया जाता है, जैसा कि आपने भी कहा कि बी टीम के रूप में कहा जा सकता है, ओवैसी की पार्टियां अगर यहाँ पे आती हैं तो मुस्लिम वोट बैंक में से लगता है, जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नुकसानदेह है। चाहे MY समीकरण है, नीतीश कुमार में ने जो मुस्लिम में जो आरक्षण की व्यवस्था की, उस वोटर में भी वो सेंध लगा पाएंगे ओवैसी, तो ये एक समस्या आपको दिख सकता है। या पप्पू यादव है, पप्पू यादव वोट में सेंध लगा सकते हैं। कुशवाहा जैसे लोग हैं तो कुशवाहा वोट बैंक में से लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक मजबूत संगठन तैयार होता है, चाहे सोशल इंजीनियर की बात कर लें नीतीश कुमार की या फिर तेजस्वी यादव की, उनके वोट बैंक में अगर सेंध लगता है तो बचता किसका है? सिर्फ भाजपा का। भाजपा का जो कोर वोटर है वो कहीं नहीं जा रहा है, उनके वोट बैंक में कोई सेंध नहीं लगा रहा। हाँ, थोड़ा बहुत सेंध लगता है कांग्रेस के थ्रू, क्योंकि कांग्रेस कहा जाता है कि सब दलों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन यही उनको नुकसान भी देता है कि कांग्रेस के पास सब दलों का नाम तो है कि सब जो जातियां हैं, विशेष हैं, ये सब वोट करते हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा वोट कुछ नहीं हो पाता है, कोई नतीजों में तब्दील नहीं हो पाता है, तो उतना वोट कटने का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो भाजपा का वोट इंटैक्ट ही रहेगा। नुकसान नीतीश कुमार को इन सारे छोटे पार्टियों से हो जाता है, तो इसे आरोप लगा सकते हैं कि भाजपा की भी पार्टियाँ हैं, लेकिन ये लोग भी अपनी महत्वाकांक्षा में खड़े होते हैं। जी सर। तो ये थे हमारे साथ रंजीत सर, जिनका साफ कहना है कि जो बिहार की राजनीति है इसमें छोटे दल जो कि फ़ायदा कम देते थे और बनी बनाई मलाई को खा लेते थे, ये जो है इस कमजोरी को बड़े दलों ने पकड़ लिया और उन्हें इस बार इस विधानसभा चुनाव में कोई तरजीह नहीं दी जा रही है और एक तरह से एकला चलो के राह पर ही चला जा रहा है। तो देखने वाली बात है कि ये छोटे दल का साथ छोड़ना इन दलों के लिए कितना नुकसानदायक है और कितना किसे फ़ायदा पहुंचता है, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन बिहार में राजनीति जो है अपने चरम पे है और रस्साकसी पूरी तरह से चालू है और चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है और देखने वाली बात है कि ये समीकरण, ये ध्रुवीकरण जो है कितना प्रभावी रहता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।